हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका वो विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पार्ट 2 यानी सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। ठीक है, ये पार्ट अपन विज्ञान का पार्ट नंबर 2 ये पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट काफ़ी बड़ा है, 10-11 पेजेस का है, तो मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आज अपन पार्ट ए पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में पार्ट बी, उसके बाद पार्ट सी। ठीक है, और चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो कई अगर कोई चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं तो मैंने उसको छोड़ा भी है। जो चीज़ें अपने लिए ज़रूरी हैं उनको मैं मेनली पढ़ता जाऊंगा, तो बीच में से कोई चीज़ छूट भी जाए तो ज़रूरी नहीं है, उसको मैं वर्बली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपन पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव, इतने छोटे जो अपन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से जिनको देखना पड़ता है। ठीक है, मित्र एवं शत्रु, ये हमारे मित्र भी हमारे फ़ायदे में भी आते हैं और हमारे दुश्मन भी, हमें बीमारियां भी फैलाते हैं। तो कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कैसे हमारे लिए ख़तरनाक है, ये दोनों अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपने अपने एक मिनट में मेन पार्ट पढ़ता हूँ। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र के सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, और ऐसे जीवों को अपन क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब बारिश का मौसम होता है, जैसे अभी चल रहा है, ब्रेड या फिर रोटी सड़ने लगती है, इसके ऊपर सफ़ेद काले धब्बे होते हैं, जैसे वो काई सी आ जाती है ना, वो ख़राब हो जाती है, सफ़ेद और ब्लैक पार्ट, वाइट पार्ट। इनको अगर आप लेंस की सहायता से देखेंगे तो ये काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखेंगी। तो ये एक्चुअली क्या होता है? कवक होता है, जो कि एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अब अपन बात करें सूक्ष्म जीव की। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देंगे। तो सूक्ष्म जीव यानी बहुत छोटे जीव। इनमें कोशिकाएं मतलब जो सेल्स होते हैं, उनमें इनकी संख्या भी क्या होती है? काफ़ी कम होती है, या तो एक कोशिका होती है, एक से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। सूक्ष्म जीव 4 तरह के में बांटा गया: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, ये चार जीवों में पाए गए। मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो जीवाणु के ग्रुप में आता है, कुछ कवक, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल। एक सूक्ष्म जीव और अलग से होता है, विषाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। ठीक है, ये भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग हैं। क्यों? ये सूक्ष्म जीव अपने आप में जीते हैं, जीवाणु, कवक, और अपना सारा काम खुद करते हैं। लेकिन ये केवल कैसे होते हैं? विषाणु परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं, या फिर मतलब दूसरे जंतुओं में ही गुणन करते हैं और उन्हीं जंतुओं में रहते हैं। यानी खुद ऐसे तो मृत होते हैं, लेकिन किसी दूसरे जंतु में चले गए तो ये अभिक्रिया करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो यह कोई दूसरे जीव जंतु पौधों में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये बढ़ने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। विषाणु और ये सारे अपन फोटोज अभी देखेंगे इनकी। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा या खांसी जैसी बीमारियां जो भी विषाणु से होती हैं। पोलियो और खसरा नाम की बीमारी भी विषाणु से ही होती है। ठीक है, तो कुछ विषाणु से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। विषाणु क्या है? वायरस। जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी एक तरह का विषाणु ही है। और विषाणु खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि ये खुद कुछ नहीं करते, खुद का कुछ नहीं होता इनका। ये बॉडी में, जिसकी बॉडी में चले गए उसकी बॉडी की कोशिकाओं को प्रयोग करके जीवित रहने लग जाते हैं। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ जो आपको पेज पे दी गई। जीवाणु की फ़ोटो है, स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। ये कुछ शैवाल की है, यानी फंगाई की है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। ये कुछ प्रोटोजोआ की है, जैसे अमीबा और पेरिमीशियम। अमीबा के बारे में आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा, कैसे अपना भोजन लेता है, ये एक ही कोशिका का बना हुआ होता है। और ये कुछ कवक है, जैसे राइजोपस, और ब्रेड पे उगते हैं पेनिसिलियम, ये दवाइयाँ बनाने में काम आता है, एस्परगिलस। ठीक है, और ये कुछ है वायरस। देखो कोरोना का जो आपने टीवीज़ में देखा होगा वो भी ऐसा ही होता है, इसके ऊपर ऐसे बना होता है कोरोना संक्रमण। तो ये वायरस कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों की कोशिकाओं में रहते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, मैंने पढ़ लिया है। कुछ सूक्ष्म जीव
ठंडी में भी पाए जाते हैं, ठंडे वातावरण में, गर्मी में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, घने जंगलों में भी पाए जाते हैं। तो हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हमसे सूक्ष्म जीवों पे क्या असर पड़ता है, हमारे लिए कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, अन्य हानिकारक है। आइए हम इनका विस्तार में अध्ययन करें। तो अब अपन बात करते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत यानी जो हमारे दोस्त है, हमारे फायदेमंद है। दोस्त का मतलब जो फायदेमंद है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में सूक्ष्म जीवों का, देखो अजीब सी बात है, देखो जीव प्राणी है ये, इनसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्राचीन काल से ही अल्कोहल यानी शराब बनाने में भी सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग होता है। क्यों? जैसे कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, जानवरों के, इंसानों के, पेड़ पौधे को, उनको गलाकर वापस मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दही एवं ब्रेड कैसे बनता है सूक्ष्म जीवों से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि दूध से क्या बनता है, दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो दही में क्या होता है, जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु क्या करते हैं, दूध में जब अपन दूध को जमाना होता है तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, थोड़ा सा दही या छाछ। तो उस दही और छाछ में क्या होता है, जीवाणु, और वही पूरे दूध को दही में परिवर्तित करते हैं पूरी रात में, ठीक है। रात को जमा देते हैं और सुबह तक जम जाता है, ठीक है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करता है। जैसे ही ये लैक्टोबैसिलस को आप दूध में डालोगे तो दूध में फैलने लग जाएगा और दूध को दही में परिवर्तित करने लग जाएगा। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने में सहायक है। पनीर भी बनाई जाती है जीवाणुओं से, अचार और बहुत सारी भोजन की सामग्रियाँ। सूजी से बने हुए इडली और भटूरे, छोले भटूरे वाले भटूरे, इनमें दही डलता है, ठीक है। तो इनमें दही क्यों डलता है? क्योंकि इनमें दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही इनको फूला हुआ अच्छा खाने लायक बनाता है। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लग सकता है ऐसा क्यों है? क्योंकि दही में क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको फूला हुआ एकदम स्पॉन्जी, गुदगुदे, दबने वाले बनाता है। अब देखिए आगे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आप ईस्ट पाउडर, ईस्ट भी एक तरह का YEAST यीस्ट, ठीक है। यह यीस्ट भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है जो कई भोजन खाने के पदार्थ बनाने में काम आता है। तो ईस्ट पाउडर आता है मार्केट में, जिसको पानी में मिलाओ तो उसमें ईस्ट बनने लग जाते हैं, ईस्ट नाम के सूक्ष्म जीव बनने लग जाते हैं। तो आप मैदा में ईस्ट पाउडर मिला दो और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैदा ऐसे फूल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे इसमें अपन ईस्ट पाउडर मिलाते हैं तो ईस्ट इसमें फैलने लग जाते हैं, गुणन करके बढ़ने लग जाते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस छोड़ते हैं, जिससे गैस इसमें से निकलती है। तो ये फूल जाता है और इसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। उन छेदों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली हुई होती है। इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करती है। मैंने आपको बता दिया। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं, उसको फूला हुआ बना देते हैं, ठीक है। और इसी आधार पर ईस्ट पाउडर से ब्रेड, पेस्ट्रीज जो खाते हो आप बेकरी में, या बेकरी के कई केक बनाए जाते हैं। अब आता है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी उद्योग यानी पैसा कमाने में सूक्ष्म जीव यानी कैसे काम आते हैं। तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड का उत्पादन सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है, जो गेहूं, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जैसे गेहूं, चावल और जो शुगर होती है यानी शर्करा होती है, इसमें यीस्ट डाल देते हैं और यीस्ट इनको सड़ाकर, एक तरह से बोलते हैं सड़ाकर, इनको किसमें, अल्कोहल में या शराब में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आप एक शर्करा ले लो और उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दो तो कुछ दिनों बाद वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस जिसमें ये अल्कोहल बनता है, इस प्रोसेस को किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बार लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी कि भाई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बदल कर, यानी जो गेहूँ या फिर शर्करा या फिर गेहूँ शर्करा है तो उसको ईस्ट क्या करते हैं, सड़ाकर अल्कोहल शराब में परिवर्तित कर देते हैं।
सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी सूक्ष्म जीव औषधि यानी बीमारियों दवाइयाँ बनाने में, औषधियाँ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, बीमारियों को दूर करने में सूक्ष्म जीव कैसे काम आते हैं। तो देखो आज तक अपन ने देखा है कि छोटे छोटे कीटाणु से बीमारियाँ होती है, तो छोटे कीटाणु ऐसे भी होते हैं कई जो सूक्ष्म जीव जो बीमारियों से दूर भी करते हैं अपन को, तो वो पढ़ते हैं। कभी कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। पेनिसिलिन नाम का ये एक दवाई है, इसका इंजेक्शन देता है, अथवा कोई और गोली या कैप्सूल दे देता है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। तो ऐसी दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो ये दवाइयाँ जिनमें ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, बीमारी करने जो हमारे शरीर में कोई बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव उनको मार देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहती हैं जो सूक्ष्म जीवों से बनने वाली दवाइयाँ होती हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक ऐसी दवाइयाँ का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कवक और ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो कवक और जीवाणु नाम के सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग। तो आपके ऐसे कीटाणु ऐसे सूक्ष्म जीवों को पहले इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वैक्सीन की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वैक्सीन। देखो हाँ, ये बीमारियाँ, ये दवाइयाँ जो बनाई जाती है वो इंसानों के लिए भी बनाई जाती है और कई बार सूक्ष्म जीवों से ऐसी दवाइयाँ भी बनाई जाती है जो पशुओं को और पेड़ पौधों को भी बीमारियों से दूर कर सके। ठीक है, तो ऐसी सूक्ष्म जीव की से जो औषधियाँ बनती है वो इंसानों के लिए भी काम आती है और जानवर और पेड़ पौधों के लिए भी काम में आती हैं। ठीक है, अब आता है वैक्सीन, टीका। टीका सुना होगा, बचपन में काफ़ी टीके लगे होंगे आपके। तो टीका क्या होता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी बीमारियां फैलाने वाले। अब अपन बात करते हैं, अपन फायदे पढ़ लिए, अब हम थोड़ा नुकसान की तरफ जाते जा रहे हैं। तो बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडीज। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। तो जब भी कोई बीमारी या कीटाणु हमारे शरीर में आते हैं तो उनके प्रति उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाते हैं। ये प्रतिरक्षी उन बीमारी के कीटाणु को लड़कर नष्ट कर देते हैं और फिर एक बार जब ये बन गए तो शरीर में हमेशा के लिए कहते हैं बंधे ही रहते हैं। तो जब दोबारा अगर वही सूक्ष्म जीव कीटाणु बीमारी फैलाने वाले हमारे शरीर में आए तो बीमारी होने से पहले ही ये प्रतिरक्षी उस बीमारी को मारकर भगा देते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीके बनाए गए। ठीक है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। तो अगर अपन चलाकर, जैसे कई बार गलती से कीटाणु अगर हमको बीमारी हो गई, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आ गई, बीमारी हो गई, उस बीमारी के लिए फिर दवाइयाँ लेंगे, फिर शरीर प्रतिरक्षी बनाएगा, फिर बीमारी को नष्ट करेगा, फिर दोबारा कभी वो बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बने हुए, एक बार बन जाते तो फिर हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन ये सभी जैसे बुखार, खांसी, इनके लिए नहीं होता, ये बड़ी बीमारियों की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में अपन कमज़ोर कीटाणु, बीमारी फैलाने वाले मृत या कमज़ोर कीटाणु पहले से खुद ही डाल दें तो वो कमज़ोर कीटाणु को मारने के लिए हमारा शरीर क्या बनाएगा? प्रतिरक्षी बनाएगा और वो प्रतिरक्षी फिर उन कमज़ोर कीटाणु को मार देगा और हमें बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है, और वो प्रतिरक्षी फिर हमेशा के लिए हमारे शरीर में रह जाएंगे और आगे भी कभी बीमारी नहीं होगी। तो टीकाकरण यही होता है कि आपको कोई बीमारी हुई नहीं है और आपके शरीर में बिना बीमारी किए ही प्रतिरक्षी बन जाए और आगे भी कभी बीमारी नहीं हो, तो उसके लिए टीकाकरण होता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर कोई इंसान टीका नहीं लगवाया तो एक बार उसको बीमारी होगी, वो परेशान होगा, दवाई लेगा, फिर वो प्रतिरक्षी बनेंगे, फिर आगे बीमारी नहीं होगी। तो वो पहली बार भी नहीं हो, उसको रोकने के लिए टीका बनाया गया है कि आपको बिल्कुल कमज़ोर कीटाणु आपके शरीर में बीमारी के डालेंगे तो वो कमज़ोर पहली बार में आपको बीमारी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले प्रतिरक्षी बन के उसको नष्ट कर देंगे और आगे के लिए भी बन जाएंगे। तो इस प्रकार टीका कार्य ऐसे करता है, मैंने आपको समझा दिया।
हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस नाम की बीमारियां वैक्सीन टीके द्वारा रोकी जा सकती है। एडवर्ड जेनर नाम का साइंटिस्ट था, बहुत महान साइंटिस्ट था, उसने चेचक बीमारी का और 1798 में टीका बना दिया था। फिर उसके बाद चेचक बीमारी किसी को हुई नहीं। क्यों? पहले टीका देते थे तो तुम्हारा पहले ही टीका देने पर शरीर में प्रतिरक्षी बन जाते थे और दोबारा कभी बीमारी होती नहीं थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों की रक्षा के लिए टीके दिए गए होंगे। आपको इन सूची तैयार करें कौन कौन से टीके लगे, टिटनेस के, पोलियो के, पता नहीं पोलियो की तो दवाई पिलाई जाती थी, अलग अलग बीमारी को टीके लगते हैं। फिर पूरी लाइफ में कभी वो बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले से शरीर में क्या बन जाते हैं, उसके प्रतिरक्षी बन जाते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में पोलियो का विज्ञापन आपने देखा होगा, या फिर कई बच्चों को बचपन में पोलियो खूब पिलाया गया होगा। ठीक है, मतलब एक बार ही पिलाते हैं लेकिन सब बच्चों ने देखा होगा। तो वो पोलियो एक्चुअली क्या होता है, बीमारी के छोटे मृत कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर में छोड़ दिए जाते हैं पिलाकर, फिर उससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बन जाता है और हमें मतलब कभी भी पोलियो की बीमारी नहीं होती। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था चेचक बीमारी के। तो जब ये एडवर्ड जेनर ने चेचक बीमारी का टीका बना दिया, फिर उसके बाद उस बीमारी का कई जगह से उन्मूलन यानी खत्म ही हो गई, ये बीमारी किसी को रही नहीं। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। तो आज के टाइम पे टीके बहुत बनते हैं जो कि आपको बीमारियों से बचाते हैं। तो बच्चों पहला पार्ट हमारा यहीं तक था। पार्ट बी मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि से अपन सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए। यहाँ तक पढ़ लीजिए अच्छे से, वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।